हेलो एवरीवन। सो एक बात बताओ मुझे कि क्या कभी तुम गाना गाते हो, डांस करते हो रेन में, एज वेल एज क्या कभी तुम मैथ्स में अच्छे हुए हो? अगर तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो इट डजंट मीन कि तुम ना सिर्फ ये तुम्हारी प्रैक्टिस के कारण है। हो सकता है दैट इट माइट हैव बीन पास्ड टू यू बाय योर पेरेंट्स, राइट? वेल, इसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रोल योर tongue to your nose? ओके, इसके अलावा अगर बात करें बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू गेट टेम्पल्स, हाउ मेनी ऑफ यू हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग अपने पेरेंट्स के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स? वाई यू नेवर वंडर दैट यू आर वाई तुमने कभी सोचा नहीं है कि मैं एकदम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की कॉपी क्यों नहीं हूँ? वेल, यही चीज़ तो हमें समझना, और इसी चीज़ को तो समझने में हम लगे हुए हैं और हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और वो चैप्टर तो आपको पता ही है, बेसिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब आज की अगर हम बात करते हैं तो वेलकम बैक टू माय क्लास, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जेनेटिक्स एंड वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस टुडे द जनरल टर्मिनोलॉजीज दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डू द क्रॉस, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, राइट? तो चलो आओ हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहली बात हम आज देखने वाले हैं बेटा हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है? और इन टर्मिनोलॉजीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे बेटा जो जनरल टर्मिनोलॉजीज अबाउट जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, हेमीजाइगस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? हाँ, आज थोड़ी सी मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी सी डाउन है, हो सकता है आपको मेरी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन लग रही हो, बट पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? वैसे के वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हमेशा पढ़ाते हुए आ रहे हैं। और तो और अगर हम बात करें, इसके अलावा आप क्या जानोगे बेटा, जो मैं ये बोलते रहता हूँ ना, जेनेटिक्स 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 होता क्या है, ठीक है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है। फिर हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस देखेंगे और इसके साथ हम आज का सेशन ऑफ कर देंगे, बिकॉज आई नो कि बेसिक्स फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ने के बाद और फिर ये जनरल टर्मिनोलॉजीज पढ़ने के बाद आपको लगेगा मुझे कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखने, बट बेटा दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज देन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नन अदर देन आर मेंडल्स प्रिंसिपल। हम मेंडल के बारे में देखेंगे, ठीक है? उनकी स्टोरी के बारे में सुनेंगे और हम ये सुनेंगे कि क्यों उन्होंने आफ्टर ऑल कैसे आ गए इस जगह पे, ठीक है? बट आज के सेशन में व्हाट वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस, वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस नन अदर देन द लास्ट टर्मिनोलॉजीज विच आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एलिल्स को हम एलिलोमॉर्फ्स भी कहते हैं, इफ़ यू डोंट रिमेंबर, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि एलिल्स को हम लोग एलिलोमॉर्फ्स भी कहते हैं। अगर मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था, सॉरी टू यू गाइस, मैंने आपको ढंग से नहीं बताया, ठीक? तो ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं विथ आर फिनोटाइप। अब देखो बेटा, आपने ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं सुने होंगे, जैसे कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या हो सकता है मैंने अपने बेसिक्स के क्लास में भी बताया हो, ठीक है? तो देखो, जेनेटिक्स के जो बेसिक टर्म्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं फिनोटाइप। अब पी फॉर फिनो, ठीक है, और पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, राइट? अब जैसे कि मान लो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है? ये मेरे पास क्या है, 2 क्रोमोसोम्स है, एंड इनके अंदर हमारे पास क्या पाया जा रहा है बेटा, जीन पाया जा रहा है। मान लो ये हमारे पास पाया गया ए और ए, ठीक? और ये हमारे पास क्या बता रहा है बच्चे, ये हमारे पास बता रहा है कि आप ये कह सकते हो कैपिटल ए कैपिटल, ये आइस के बारे में बता रहा है, ठीक है? किसके बारे में बता रहा है बेटा, आइस के बारे में बता रहा है। और आइस की जब हम बात करेंगे
ओके, आईज की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे पास बताता है ब्राउन आई के बारे में, ठीक है। तो मतलब कि जो हमें पता चला, जैसे कि आप हो, आपकी आईज अगर ब्राउन है तो वो हमें सामने से दिख रहा है। आपका स्किन कलर कैसा है वो सामने से दिख रहा है, ठीक है। आपकी क्या कहते हैं, मतलब कि हेयर कैसे हैं, हेयर के लेंथ कैसे हैं, वो भी हमें सामने से दिख रही है, ठीक है। आपके हाथ पाँव का स्ट्रक्चर कैसा, लंबे हैं कि आपके हाथ पाँव छोटे हैं, आपका हाइट कैसा है, वो भी हमें सामने दिख रहा है। तो वो सारी अपीयरेंसेस जिससे कि हम सामने देख सकते हैं, वो सारे एक्सटर्नल थिंग्स, फिजिकल अपीयरेंस, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फिनोटाइप कहते हैं। जब भी हम कोई क्रॉस करेंगे तो उस क्रॉस में मान लो हमारे पास आया ये, ठीक है, जो कि हमें जीन के बारे में बता रहा है कि ठीक है इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे ये वाला जीन है, ठीक। बट उस जीन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उस जीन का अपीयरेंस के ऊपर क्या आएगा, तो वो जो अपीयरेंस को शो करेगा ना, वो पार्ट कौन सा आएगा बेटा, वो पार्ट आएगा फिनोटाइप का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम लिया, मैंने आपको बताया इसके पास एक जीन था, ठीक है, जो कि हमें आइज के बारे में बता रहा था, ठीक। अब इस कंडीशन में मैंने बोला ब्राउन आइज आएंगे, तो आपको सामने से क्या दिखेगा, आप उसके जीन्स थोड़े ना देख रहे हो, आप उसके सेल के अंदर के सेल्स से निकाल के उसके क्रोमोसोम्स को थोड़े ना स्टडी कर पा रहे हो। जब आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे हो, मतलब कि जब आपने उसकी आईज को देखा तो आपको उसकी आईज ब्राउन लगी, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये एक हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन होगी, ठीक है, माइट बी पॉसिबल, ओके। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी बेटा, जब वो आपने सामने से देख लिया ना, तो वो चीज हमारे पास कहलाएगी फिनोटाइप। तो फिनो, पी फॉर फिनो, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस, इस तरीके से याद रखना। जब भी हम अपने किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जो कि हमारे पास फिजिकली किसी चीज को बता रही है, वो चीज हमारे पास क्या होगी बेटा, वो चीज हमारे पास होगी हमारी फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि हमारी फिनोटाइप। अब आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। वहीं पे ही इसी के जस्ट उसमें मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट में कि जब हम जीन्स को देखेंगे, यानी कि जब हम इन क्रोमोसोम्स के इस चीज को स्टडी करने लग गए, किस चीज को स्टडी करने लग गए बेटा, कि जीन्स कौन से आएंगे, ठीक है। यानी कि मान लो अगर उसकी हाइट लंबी है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि हमने बात की थी हमारे मेंडल की। मेंडल ने क्या बताया था कि उन्होंने कुछ प्लांट्स देखे थे जो कि टॉल थे और कुछ प्लांट्स को लिया था जो कि शॉर्ट थे। अब ये टॉल जो बता रहा है ये तो हमें फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है ना, कि वो उसका फिनोटाइप टॉल है। वहीं पे ही जब हम उसके सेल के अंदर के जीन्स को स्टडी करेंगे तो हो सकता है कि वो टॉल हमारे पास इस कंडीशन में भी आए और हो सकता है कि वो टॉल हमारे पास इस कंडीशन में भी आए, दोनों कंडीशन में हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो जब हम इसको स्टडी किया ना, जब हमने इसे जीन्स के अंदर स्टडी कर दिया या हमने इसके जेनेटिक वाले पार्ट को स्टडी करने लग गए, तो वो कौन से कंसेप्ट के अंदर आता है बेटा, वो हमारे पास आता है जीनोटाइप के अंदर। तो जी फॉर जी एंड जी फॉर जेनेटिक अपीयरेंस, ठीक है बेटा। क्या होता है ये हमारे पास, जेनेटिक अपीयरेंस, ओके। क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास जेनेटिक अपीयरेंस होता है, ओके। अब आपको समझ में आया। जैसे कि मान लो सेल के अंदर जब हम किसी क्रोमोसोम को, जीन्स को स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है बेटा, जीनोटाइप आता है। और उसी जीनोटाइप को देख के जब हम उसके फिजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे या उसके फिजिकल कैरेक्टर्स को देखेंगे, तो वो चीज हमारे पास क्या आता है बेटा, वो चीज हमारे पास आता है फिनोटाइप में, ठीक है। अब देखो मैंने आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बताया ही था, ठीक है। अब मान लो जरा मुझे कंडीशन बताओ, यहाँ पे तो मैंने आपको चलो ये इसकी बात कर लिया, अब चलो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्रोमोसोम है, ठीक है। इस क्रोमोसोम में कौन सी कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी, आप मुझे बताओ, ठीक है। ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है,
और ये सी कंडीशन। ये मैंने आपको 3 कंडीशंस दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे होमोजाइगस को आप कैसे देख सकते हो? देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लो एक जीन है, ठीक। आई थिंक सो कि बहुत से बच्चों को ये कलर दिखा नहीं था, ये देखो, इसको मैंने अलग कर दिया ना ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी हो। अब ये मेरे पास क्या है, ये दोनों एक क्रोमोसोम है, एक जैसे क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इन 2 क्रोमोसोम के ऊपर मेरे पास क्या है, एक जीन का पेयर है, ठीक है, मतलब एक ही लोकस पे, ध्यान दीजिएगा। अब आप पूछोगे मैम लोकस यानी कि लोकेशन, सेम लोकेशन पे जो कि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम थोड़ा अंदर डेप्थ के जा रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो भी सेम होगा, जब हमारे पास जो उनके अंदर जो आप ये कह सकते हो, जैसे कि मान लो ये हमारे पास ये ए और ये ए, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज के लिए क्या कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को लेके चल रहा है। अब आप बोलोगे मैम कैरेक्टर, तो बेटा मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि कैरेक्टर इज एनीथिंग दैट यू कैन से। फॉर एग्जांपल हेयर टाइप, ठीक है, जैसे कि हम बात करें कैरेक्टर की हेयर की, तो हेयर कैसे हो सकते हैं, हेयर आपके पास हेयर के टाइप्स की स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वेवी भी हो सकते हैं, ठीक है, और कर्ली भी हो सकते हैं। वेवी होना और आपके पास क्या कहते हैं स्ट्रेट होना, ये क्या है, किसके अंदर आते हैं बेटा, ट्रेट्स के अंदर आते हैं। वहीं पे ही अगर हम बात करें बच्चा किसकी, वहीं पे ही अगर हम बात करें हमारे पास कैरेक्टर्स की, ठीक है, तो वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं डिसाइड हो रहे हैं किसके थ्रू, वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं डिसाइड हो रहे हैं आपके इसी जीनोटाइप के कारण ही। बहुत नॉर्मल सी चीज मैंने यहाँ पे बोली, फिर से मैं बोलती हूँ कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो बेसिकली डिसाइड होते हैं किसके थ्रू, वो डिसाइड होते हैं आपके जीनोटाइप के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी चीजें आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम है, सेम लेंथ के हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, ठीक है, बट दोनों के अंदर 2 अलग अलग एलील हैं, ठीक है, दोनों के अंदर 2 अलग अलग एलील हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी बेटा, ये कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस की, ठीक है। तो याद रखना हेट्रोजाइगस में जनरली हमें क्या देखने को मिलेगी बेटा, हाइब्रिड कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, हाइब्रिड कंडीशन देखने को मिलेगी। मतलब जहां पे भी आपको कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिल गया, ठीक है, आपके पास क्या कहते हैं, और कह दो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल गए, कोई भी ऐसी जीनोटाइप आपको देखने को मिल गई, तो ये कौन सी कंडीशन होती है बेटा, ये हमारे पास होती है हेट्रोजाइगस की कंडीशन। अब वहीं पे ही हम बात करते हैं हमारे बी और सी की। बी और सी की कंडीशन में हमारे पास क्या है कि एक ही जीन है, सेम लोकस पे और सेम जीन पे हमारे पास जो सेम कैरेक्टरिस्टिक पाया जा रहा है और दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, दोनों सेम एलील हैं, ठीक है, क्या कह सकते हो आप, यहाँ पे मैं लिख देती हूं सेम जीन, सेम लोकस एंड सेम कैरेक्टर, सेम एलील। देखो इसका मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिए, सेम कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो अगर हम हेयर टाइप की बात करें, हम हेयर टाइप की बात कर रहे हैं, अगर हम आई टाइप की बात करें तो हम आई टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम ही जैसे क्रोमोसोम से दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, डिट्टो एक जैसे देखने के, क्रोमैटिन एंड सिस्टर क्रोमैटिन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेम लोकस पे पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है ये इधर और ये ऊपर की साइड है, लोकेशन चेंज हो गया, दोनों का लोकेशन भी हमारे पास क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सेम ही एलील है, दोनों सेम है। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो वो कौन सी कंडीशन होती है बेटा, वो हमारे पास कंडीशन होते हैं होमोजाइगस। और इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास आप ये कह सकते हो जब दोनों के दोनों कैरेक्टर, दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो जीन पेयर में सेम हो जाएंगे, उस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं बेटा, होमोजाइगस कहते हैं।
समझ में आया आपको? ठीक है, ये मैंने आपको क्या कहते हैं थोड़ा डेप्थ में जाके जो क्रोमोसोम के अंदर की हमारी बात थी वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा, हमने अभी तक हमेशा क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास जो हेटेरोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन में जीन के अंदर 2 एलील हैं। ठीक है, जीन के अंदर क्या है बेटा, 2 एलील हैं। बट कभी कभी क्या होता है बच्चा, कभी कभी हमारे पास ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। ओके, कभी कभी हमारे पास एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, उस कंडीशन को हम कहते हैं हेमीजाइगस। ठीक है, देखो ये चीज हमें अच्छे से पता है कि एक जीन बनता है 2 एलील से, यानी कि एक ए से एक ए से, चाहे ये वाली कंडीशन होगी, चाहे ये वाली कंडीशन होगी, चाहे ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, ये इनसे बनता है। ये हमारे पास क्या है, दोनों को जब हम साथ में बोलेंगे ये जीन है, और जब हम इसे अलग कर देंगे तो ये हमारे पास एक एलील है और ये मेरे पास क्या है बेटा, दूसरा एलील है। बट कभी कभी किसी स्पेशलाइज्ड केस में, ठीक है, हमारे पास इस जीन में से एक एलील क्या होता है बेटा, एक एलील एब्सेंट होता है। ठीक है, मतलब कि जीन में क्या होता है, अभी तक मैंने आपको जीन की डेफिनेशन में भी बताया था कि हमारे पास जीन में 2 एलील पाए जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज कंडीशन क्या हुई, अभी मैं इसका एग्जांपल भी दे रही हूँ कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलील प्रेजेंट है। ठीक है, 2 की बजाय। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, हेमीजाइगस कहते हैं, ना होमो ना हीट्रो, हेमीजाइगस। ठीक है, और इस हेमीजाइगस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है बेटा, मेल्स का। मेल्स के अंदर आपने क्या पढ़ा होगा बेटा, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा होगा, है ना। और कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा, कौन सा, आपने एक फैक्ट पढ़ा होगा दैट इट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द मदर टू द सन। व्हाई, बिकॉज इट इज अ रेसेसिव, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक्स लिंक डिजीज है। ठीक है, सेक्स लिंक डिजीज है, और प्लस ये हमारे पास क्या है, सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। अब ये चीज भी हमने पढ़ा था कि सिर्फ मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो हमारे पास डिजीज्ड होते हैं। ठीक है, वाइल जो फीमेल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, वो हमारे पास कैरियर का काम करते हैं इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ये चीज हमने पढ़ा था। अब ये जो कंडीशन बताई ना कि हमारे पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा तो वाई होता है, तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि मेल्स के पास या तो एक्स होता है या तो वाई होता है। और ये जो एक्स लिंक डिजीज है ये सिर्फ और सिर्फ जाती है, क्या कहते हैं, हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सिर्फ एक एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है। तो जब हमारे पास देखो, जब ये एक्स और एक्स हुआ, ठीक है, तो इसका ये जो कंडीशन था, डिजीज का कंडीशन था, वो चेंज होके कैरियर बन गया। बट सिंस हमारे पास मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो इसीलिए वो हमारे पास किस चीज का काम करता है बेटा, इसलिए वो हमारे पास क्या बनता है बच्चा, इसलिए वो हमारे पास डिजीज बनते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल क्या करते हैं, इस ऑर्डर को, इस डिसऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, इस डिसऑर्डर को और भी ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एक्सप्रेस करने के साथ साथ ये ज्यादा डिफेक्टिव होगा या ज्यादा से ज्यादा इनके बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमीजाइगस। क्या कहते हैं इस चीज को बेटा हम लोग, हेमीजाइगस। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो हेमीजाइगोसिटी है ये हमेशा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। ये नीट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मिनट सर मैं पानी पी लूं। और ये बेसिकली जो भी चीजें मैंने आपको बताई ना यहाँ पे कि एक्स लिंक डिजीज है, ठीक है, रेसेसिव डिजीज है, इसी के अंदर हेमीजाइगोसिटी आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया आपको? कब देखने को मिलेगी? इसी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो एक मैं आपको बात बता दूं, जो फीमेल्स होते हैं उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है,
तो ये चीज एक तरीके से बढ़ जाता है। बट सिंस मेल्स के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, वो इस चीज को किसी और के साथ नहीं बांट सकते, दूसरे एलील के साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि दूसरा तो इनके पास वही है ना, उसके साथ तो नहीं बांट सकते। ठीक है, तो वो एक एक्स क्रोमोसोम है, तो इसलिए वो अपने आप को और भी ज्यादा उभर के शो हो रहा है। ठीक है, ये बस एक छोटी सी चीज है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक पार्ट आता है बेटा डोमिनेंट और एक पार्ट आता है हमारे पास रेसेसिव। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो, हमारे पास एक क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये कंडीशन है। अब मान लो कि जब मैं हेटेरोजाइगस की बात कर रही हूँ, ठीक है, मान लो मैंने ये वाली बात की, अब आप मुझसे बोलोगे चलो ठीक है, एक हमारे पास ये कंडीशन है, इसमें क्या होता है बेटा, ब्राउन आई होती है, मान लो मैं ये आई का बता रही हूँ। ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ब्लू आई। ठीक, अब मान लो कि ये मेरे पास फादर हैं, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है बेटा, मदर है। ओके, या चलो इसको ऐसे ना समझा तो, हाँ ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास फादर एंड मदर का जब हमने क्रॉस किया, ठीक है, तो हमारे पास फादर के पास कौन सी आई थी, ये, मदर के पास कौन सी आई थी, ये। मान लो उनके 3 बच्चे हुए। ठीक है, तीनों के अंदर क्या आया बेटा, ये देखा गया कि 3 जो बच्चे थे, तीनों के अंदर क्या देखा गया बेटा, ब्राउन आई देखा गया। यानी कहीं ना कहीं जो पापा का कैरेक्टर था वो ज्यादा शो होने को मिला एज कंपेयर टू दैट ऑफ मम्मी के कैरेक्टर्स में। ठीक है, तो जब हमारे पास ये कंडीशन होती है कि कोई एक कैरेक्टर, ठीक है, पूरा का पूरा अपना डोमिनेंस दिखाता है, या पूरा का पूरा, मान लो दो कैरेक्टर्स है मेरे पास ये, ठीक है, और इस एक कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को पूरा क्या कर लिया, मतलब उसके ऊपर अपना वर्चस्व दिखा लिया है, या इसको एक्सप्रेस होने को ही नहीं दिखा रहा है, तो वो कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, वो कंडीशन आपके पास कहती है बेटा, वो आपके पास होती है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वहीं पे जो एक वाला जीन है जो दिख रहा है वो हमारे पास क्या होगा बेटा, डोमिनेंट होगा, और जो नहीं दिख रहा है वो हमारे पास क्या होगा बेटा, रेसेसिव होगा। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में आपने क्या देखा इस एग्जांपल में, कि फादर के पास ब्राउन आई थी, मदर के पास ब्लू आई थी, फादर और मदर के 3 बच्चे हुए। ठीक है, जिसमें से तीनों बच्चे जो है, तीनों के तीनों बच्चे हमारे पास क्या थे, ब्राउन आई के थे। तो इसमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं ये जो फादर की ब्राउन आईज है ना, ये काफी ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर, तो मदर के में वो शो ही नहीं हो पाई। तो ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है ब्राउन आई, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया डोमिनेंट वाला पार्ट। ठीक है, वहीं पे वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि दब के बैठा हुआ है, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का है, ठीक है, जैसे कि ब्लू आई इस केस में, तो वो हमारे पास क्या हो गया बेटा, वो हमारे पास हो गया रिसेसिव। अब इसको हम और थोड़े अच्छे तरीके से करेंगे, जब हम क्रॉस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि मान लो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है, ये कौन सी कंडीशन है बेटा, हेटेरो जाइगोटिक कंडीशन है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या है, एक एलील है। अब ये चीज देखा गया कि ये जो है, ठीक है, मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स ने दूसरे वाले कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर लिया है, पूरा का पूरा इसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, शो हो रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, डोमिनेंट कोई भी चीज है उसे हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, और कोई भी चीज जो रिसेसिव है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, अगर हम एक जीन की बात करें तो जीन के लिए कोई भी अगर हम एलील पेयर अप करेंगे, ठीक है, कोई भी एलील अगर हम लेंगे तो वो सेम लेटर का होगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब सेम लेटर में क्या हो सकता है, एक जो होगा वो कैपिटल में हम शो करेंगे और एक जो हम शो करेंगे स्मॉल में शो करेंगे। कैपिटल क्या बताएगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है,
कैपिटल क्या बताएगा बेटा, डोमिनेंट की कंडीशन बताएगा, स्मॉल क्या बताएगा, रेसेसिव की कंडीशन बताएगा। यानी कि जो ये कैपिटल ए है इसने पूरी तरीके से अपने आप को शो कर दिया है किसके ऊपर बेटा, ए के ऊपर। अब एक कंडीशन आती है बेटा एपिस्टैटिस की, सॉरी एक्सक्यूज मी, एपिस्टैटिस एक कैरेक्टर जब दूसरे कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा मास्क अप कर देता है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा क्या किया, मास्क अप कर दिया। अब देखो यहाँ पे ना एक कंसेप्ट को समझो, मेंडल ने जब क्रॉस किया था तो उसने इस कंडीशन के बारे में बताया था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, जो क्रॉस को किया था वो 2 पार किया था, मतलब कि 2, जैसे कि मान लो यहाँ पे ब्राउन आई आया, फिर हमने क्या किया, मान लो इन 2 बच्चों को आपस में क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये इन 2 बच्चों की आपस में मेटिंग करा दी, ओके। तो अब जो इनके बच्चे आएंगे, जो इनके प्रोजेनी आएगी, अब हम उसको देखेंगे कि उनके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, यही किया था पी प्लांट के साथ, ठीक है। उन्होंने पेरेंट्स को लिया, फिर उनके बच्चे देखे, फिर उनके बच्चों के साथ साथ उन्होंने क्या देखा, उनके आगे आने वाले दादा पोते वाली जो जनरेशन होती है वो देखी थी, ठीक है। अब उसके अंदर उन्हें क्या देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं ये जो रेसेसिव कैरेक्टर था, जैसे मैंने कहा ना कि छुपा हुआ था, ये उस टाइम पे अपने आप को शो नहीं किया, तो दादा पोते की जनरेशन में इसने अपने आप को शो कर दिया, ठीक। तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई रेसेसिव की। एपिस्टैटिस कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक दूसरे कैरेक्टरिस्टिक के कैरेक्टर्स को पूरी तरीके से मास्क अप कर देता है, उसको शो ही नहीं होने देता है, ठीक है। इस तरीके से रहता है कि वो आप क्या कहते हैं, आपको इस जनरेशन में क्या दूसरे जनरेशन में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो जब ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, एपिस्टैटिस फिनोमेना कहते हैं। क्या कहते हैं इस चीज को, एपिस्टैटिस कहते हैं। क्या आपको याद रहेगा, बोलो यस मैम याद रहेगा। अच्छा ये बताओ जल्दी जल्दी, आप में से किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, क्या आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। वेल अब हमारे पास और कुछ बहुत बेसिक से टर्म्स आते हैं इस चैप्टर के, जैसे कि हमारे पास है जेनेटिक्स। नाउ व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज बेसिकली व्हाट इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज बेसिकली, जब भी हम को एक ऐसा ब्रांच हमारे पास बायो का जो कि इनहेरिटेंस के ऊपर, वेरिएशन के ऊपर, हेरिडिटी के ऊपर क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बेटा, उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं उस चीज को बेटा, जेनेटिक्स कहते हैं। हेरिडिटी की जब हम बात करें तो हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है, हेरिट मतलब कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, या जो भी कैरेक्टर्स हैं जो आप अपने पेरेंट्स से क्या करते हो बेटा, पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, ठीक है। मतलब कि देखो हेरिडिटी इज बेसिकली व्हाट, मान लो कि जैसे आपके पास क्या है, एक खेत है, ठीक है, आपके पास एक जमीन है, राइट। वो पहले क्या थे, आपके दादा परदादा की थी, बट अब वो जमीन क्या है, वो आपको मिल गई, ठीक है, पुश्तैनी हो गई। तो वो जमीन क्या है, आपके पुरखों में चलती हुई आ रही है ना, तो वो चीज आपके पास क्या कहलाए बेटा, हेरिडिटी कहलाए, मतलब हेरिट किया आपने उसे, इनहेरिट किया, ठीक है। वहीं पे ही हेरिडिटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज द पासिंग ऑफ ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। दिस इज बेसिकली इनहेरिटेंस, ठीक है। और हेरिडिटी इज बेसिकली व्हाट, इट इज द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from one generation to another generation, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, वही वाली बात, ठीक है, कि वो जो जमीन है, मान लो वो जो जमीन है वो आज आपकी, कल को आपके बच्चों की होगी, यानी कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में ब्लू आइज चल रही है, ठीक है, मम्मी पापा दोनों की ब्लू आइज है, तो वो बच्चों की जनरेशन में आएगा, फिर बच्चों से पर दादी के जनरेशन में आएगा, नॉट पर दादी,
पर पोतियों की जनरेशन में आएगा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, हेरिडिटी कहलाएगा। बट जब उन बच्चों ने इस चीज को अपने पूर्वजों से लिया, ठीक है, इस चीज को समझो, जब हमने वो कैरेक्टरिस्टिक लिया तो वो हमारे पास क्या कहला गया बेटा, इनहेरिटेंस। इन यानी कि हमने क्या किया, उसे लिया, हमने उसे क्या किया, हेरिट किया है, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो कि वो जमीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब जा रही थी, वो हो गई हेरिडिटी, ठीक है। बट जब मान लो कि क्या कहते हैं, आपने वो अपने दादा दादी से ले लिया, ठीक है, तो वो आपने क्या किया है, इनहेरिट किया, यानी कि वो आपको वंश से मिली है, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है, नहीं ये समझ में आएगा, मैं फिर से बताते रहूंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। जब हम किसी भी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में देखते हैं जाते हुए, वो होता है हेरिडिटी। और जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से उस चीज को इनहेरिट करता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को लेता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। और वेरिएशन बेसिकली क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी, ठीक है। ये बेसिकली क्या है बेटा, अब देखो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था कि ये बताओ मुझे जरा कि आपके पास आप एकदम यू आर नॉट द क्लोन ऑफ योर पेरेंट्स, राइट। नाउ व्हाई यू आर नॉट द क्लोन ऑफ योर पेरेंट्स, ड्यू टू दिस फिनोमेना, मतलब कि ड्यू टू वेरिएशन। नाउ व्हाट हैपेंस, बेसिकली क्या होता है बच्चा, कि आपको पता है कि येस इट माइट बी पॉसिबल कि आप 70%, 80%, 90% अपने पेरेंट्स के जैसे हो, but you're not 100% complete copy of your parents, either you're not 100%, even जो twins होते हैं ना हमारे पास बच्चा, वो ट्विंस भी आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास 100% कॉपी नहीं होते एक दूसरे के, दो इवन आइडेंटिकल ट्विंस ऑल्सो, उनका फिंगरप्रिंट ठीक है अलग होगा, उनका क्या कहते हैं आइरिस अलग होगी, उनकी बॉडी के जो सेल्स है वो अलग तरीके से फॉर्म होंगे, दे आर ऑल्सो व्हाट, दे आर ऑल्सो डिफरेंट। तो ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है ना बिटवीन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी, दिस डिग्री ऑफ डिफरेंस इज बेसिकली नोन एज वेरिएशन। और इस वेरिएशन को हम बेसिकली स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री, ठीक है। इस चीज को हम कैसे स्टडी करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री। कैसे, अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या थे बेटा, यहाँ पे मेरे पास पेरेंट्स थे, इन्होंने क्या किया बच्चा, अच्छा ये तो मैंने डिजीज बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पेरेंट्स है, ठीक, इनके क्या हुए, बच्चे हुए, ठीक है, मीटिंग हुआ, मीटिंग के बाद इनके बच्चे हुए, ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है ये कैसे आ रही है, ये वेरिएशन एक तो होगी बेटा जो इन लोगों के आसपास होगी, यानी कि वर्टिकल, दो बच्चों के आपस में होगी वर्टिकल वेरिएशन, ठीक है। और एक होगी बेटा जो पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच में होता है, जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं उसे, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन कहते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, ओके। तो ये जो वेरिएशन होती है ये भी दो टाइप की होती है। अब आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलो आगे देखते हैं बच्चा हम लोग, ओके। नाउ हमारे पास आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि ये जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं इसके बेसिकली इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, हम क्यों पढ़ते हैं बेटा जेनेटिक्स, आपको कुछ आइडिया है तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कुछ आइडिया है कि नहीं है कि हम लोग जेनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, बताइए थोड़ा। देखो बेटा, आपने वैसे, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आपने एक दोहा सुना होगा, अभी वैसे इसका कोई मतलब नहीं है बट 2 मिनट आप सोचो, तब तक मैं आपसे बात करती हूँ। आपने एक चीज सुनी होगी क्या, कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। क्या आपने ये चीज सुना है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज में जब अपना मन लगाते हो, ठीक है, अच्छे से, जैसे कि डॉक्टर बनना आपको, डॉक्टर बनने के लिए अपना मन लगा रहे हो, ठीक है,
पूरी मेहनत करो, राइट। मन के जीते ही जीत है और मन के हारे ही हार है। तो जब तक आपने यहाँ से हार नहीं मानी है ना बेटा, तब तक हार नहीं हुई है, इस चीज को ध्यान में रखना। जब आप यहाँ से हार मान लोगे, ये मैं आप ही से बात करूं, जब आप यहाँ से हार मान लोगे ना, तब आपकी हार होगी। नहीं तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी कि आप जब तक मन से नहीं हारे हो, तब तक आपकी हार नहीं हुई है। लड़ते रहो, ठीक है, और एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। समझ में आया आपको? आपको देखो बेटा, हमारे पास ये जो लाइफ है ना, ये बहुत छोटी सी है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है। हमें ये अच्छे से पता है कि हमारे देखो पेरेंट्स है या हमारे जो फ्रेंड्स है, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। दैट इज ऑल्सो ट्रू। और हमें ये भी अच्छे से पता है कि अगर हमने आज हार मान ली, तो हो सकता है कि हमारे लिए आगे आने वाला फ्यूचर थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। मैं आप ही की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग सुबह से लेके शाम तक पढ़ते रहते हो। मैं ये भी अच्छे से जानती हूँ कि हो सकता है कि आप रोज सुबह उस जुनून से उठते हो कि आज मुझे कुछ करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लगे इट वाज नॉट सो मच प्रोडक्टिव, राइट। हो सकता है समटाइम्स व्हाट हैपन कि इट माइट बी पॉसिबल कि हो सकता है कि रोज सुबह आप उठे, ठीक है, मन नहीं है उठने का, बट आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। यस, जो हमारा मन है बहुत चंचल होता है, ठीक है। कभी आपकी सुन रहा है, कभी आपकी नहीं सुन रहा है। हो सकता है किसी दिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने पेरेंट्स को देख के। हो सकता है किसी दिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो उस चीज़ को देख के कि मेरा कोई दोस्त था, मैं उसे बचा सकता था या बचा सकती थी, बट अब मैं नहीं बचा पाई, ठीक है। तो होता है, आपको क्या करना है ना बेटा, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ताने मारे जा रहे हो जब आपकी आपने ड्रॉप लिया हो, उसके बाद हो सकता है बहुत से लोग आपको नहीं समझेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, दिस इज़ योर लाइफ एंड यू आर द हीरो एंड हीरोइन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। मतलब ये आपकी स्टोरी है, आप इसे जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिखो। और एक बात बताओ, अगर आप अपनी स्टोरी लिखना चाहोगे, कैसे लिखना चाहोगे? आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आप दर्द-दर्द की ठोकरें खाओ। आप ये भी नहीं चाहते हो कि आज मतलब हर कोई यही चाहता है कि उसके पास सुकून वाली लाइफ हो, अच्छे से वो रहे और अच्छे से खाए-पिए। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि कई बार आप जब सुबह उठो तो हिम्मत ना हो कि आज मुझसे नहीं हो पाएगा या ये नहीं हो पाएगा या रिज़ल्ट आया, ठीक है? रिज़ल्ट के बाद बहुत से बच्चे उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ठीक है? देखो बेटा, मैं ये नहीं कहती मेहनत आप नहीं करते हो, मेहनत हर कोई करता है। बट ये चीज़ आप बताओ कि जब आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए थी, ये चीज़ सिर्फ़ आप जानते हो कि जितनी मेहनत रिक्वायर्ड थी, क्या आपने उतनी की कि नहीं की? जब आपके पास इसका जवाब हाँ है, तो आप प्लीज़ उसके लिए क्या कहते हैं रो, ठीक है? अगर आपके पास इसका जवाब है कि शायद से मुझे फ़ोन इतना नहीं चलाना चाहिए था, शायद से मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं अभी पढ़ूँगा, बाद में फ़ोन को चला लूँगा। तो बेटा दिस इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ दैट यू आर गिविंग, ठीक है? पढ़ो, रियलिटी को समझो, जितना ज़्यादा आप रियलिटी चेक करोगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है? और उतना ही अच्छा होगा किस चीज़ के लिए बेटा, उतना ही अच्छा होगा आपके पास कि आप देखो बेटा, अभी की लाइफ़ अगर आपकी प्रॉब्लमैटिक हो गई ना, तो ये चीज़ मुझे मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि अगर आपकी लाइफ़ अभी जैसे कि प्रॉब्लम में है, ठीक है? तो बेटा अभी पढ़ ले, बाद में तेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हम जो इंडियन पेरेंट्स हैं ना, वो इंडियन पेरेंट्स को एक चीज़ क्या लगता है कि बच्चे को हम लोग बहुत ईज़िली क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हो कि जो बच्चे होते हैं, माँ-बाप हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चों को क्या ही समझ में आएगा, ठीक है? कि हम अपनी इच्छाएँ उनके ऊपर आप आपके पास एक चीज़ होना चाहिए, ना आपको अपने पेरेंट्स के लिए डॉक्टर बनना है, ना आपको अपने दोस्तों के लिए पेरेंट्स बनना है डॉक्टर बनना है, ना ही आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए आपको डॉक्टर बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए बनना है, ठीक है? किसके लिए बनना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अपने लिए बनना है, क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं बनोगे ना बेटा, आपके पास वो जुनून नहीं होगा। मान लो आपको कह दिया पापा ने, "बेटा डॉक्टर बन जाओ, आकाश में एडमिशन करा देते हैं या हम एलएन में एडमिशन करा देते हैं, तुझे कोटा भेज देते हैं, कहीं पे भी चले जाओ तुम्हारा हो जाएगा।" ठीक है?
और मान लो तुमने क्या किया, अपना 11th बर्बाद कर दे, ये सोच के अभी तो 11th में आए हैं, अभी क्या पढ़ने की ज़रूरत है, और 10th में तो इतना पढ़ा था, अभी पढ़ के क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कल को मान लो तुम लोगों को ये लगे कि अरे यार ये मुझसे क्या हो गया, मतलब मुझे शायद से ये नीट वीट मेरे बस का नहीं है, चलो छोड़ो हम बायोटेक कर लेते हैं या ये कर लेते हैं। देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक दरवाज़ा बंद होता है, दूसरा दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। जस्ट आपको अपना जो वे होता है ना वो फाइंड करने की ज़रूरत होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके पास हिम्मत है फेल होके वापस उठने की, अगर आपके पास इस चीज़ की हिम्मत है कि रोज़ सुबह मुझे उसी जज्बे से उठना है और मैं ऐसे 100 दिन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो बेटा यू आर नियर योर वे, ठीक है। आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिज़र्व करते हो। आप इस चीज़ के लिए कभी परेशान मत होना, ठीक है। क्योंकि ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ना, हो सकता है आपका नीट ना निकले, माइट बी पॉसिबल, बट आप ऐसी बहुत सी चीज़ें सीख जाओगे जो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें समझोगे वो हम आगे बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा अपना ये जो चल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, इसे देख लेते हैं। ओके, तो हमारे पास हम ये स्टडी क्यों करते हैं? देखो बेटा, एक चीज़ अभी मैंने आपको बताया था, एक्स लिंक डिजीज, क्या मैंने आपको बताई थी? होमोजाइगोसिटी। कैसे पता चला बताओ, कैसे पता चला? हमें पता चला जब हमने इस डिजीज के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमें डिजीज की स्टडी किया, उसका पैटर्न हमें पता चल गया, ठीक है, किस तरीके से एक इंसान से दूसरे इंसान में जा रहा है, वो चीज हमें पता चल गया, राइट। इसके बाद जब हम बात करते हैं बेटा, हमें एक बहुत अच्छी चीज पता चलती है कि इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, ठीक है। देखो ये चीज आपने सुना होगा, क्या सुना होगा बेटा, कि कहीं ना कहीं हम लोग बंदरों से आए हैं, या हमारे जो पूर्वज थे बंदर के, हमारे वो सेम थे, और एक कॉमन एंसेस्टर्स था जहां से एक साइड से बंदर निकल गए और एक साइड से हम इंसान निकल गए, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ऐसी कौन सी इवोल्यूशन में ऐसा कौन सा चेंज हुआ, ठीक है, ऐसा कौन सा वेरिएशन आया कि उस वेरिएशन से एप्स अलग हो गए एंड ह्यूमंस अलग हो गए। समझ में आया आपको? तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज स्टडी करने को मिलती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपके आंखों का कलर, ठीक है, आपकी हाइट छोटी क्यों है या आपकी हाइट बड़ी क्यों है, या आपका भाई गोरा है आप सांवले हो, ये सब जो मन में क्वेश्चंस आते थे ना कि क्या कहते हैं, आपने गाना सुना होगा, कान्हा जी पूछ रहे हैं यशोमती मैया से बोली नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। आई एम सो सॉरी, आई एम सो बैड इन सिंगिंग, प्लस मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है, ठीक है। सॉरी फॉर बेयरिंग दिस अगली सॉन्ग, बट यस, ये जो सॉन्ग आया था ना उन्होंने कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो मैं क्यों काला ये पता चला जेनेटिक्स से, ठीक है। क्यों पता चला बेटा? जेनेटिक्स वगैरह से पता चला। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें हमारे ये जेनेटिक्स बता गया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अभी हम क्या करते हैं, इसी जेनेटिक्स का यूज़ करके हम कहीं ना कहीं मेडिसिन्स को, ठीक है, हम कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, या हम कहीं ना कहीं इसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं हमारे बायोटेक इंडस्ट्री में, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी जीन्स के बारे में स्टडी करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगा रहे। इसके अलावा CID देखा आप लोगों ने? देखा है ना? बताओ बताओ, CID देखा है? जब देखा आपने CID, तो CID में भी आपने क्या देखा होगा, अरे क्राइम हो गया, वहां पे किसी का खून मिल गया, किसी के बाल मिल गए, तो उससे हमने क्या किया, उससे हमने पता लगा लिया। एक आप कंसेप्ट पढ़ोगे बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो भी किसके अंदर आता है, इन्हीं सब के अंदर आता है, ठीक है, इन्हीं सब कंसेप्ट के अंदर आता है, राइट। तो ये चीज होती है हमारे पास। ओके, अब समझ में आया क्यों पढ़ना जरूरी है, हमें ये क्यों चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ऐसा है ना, इतनी ढेर सारी चीजें। अब आपको एक चीज और समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का इतना वेटेज क्यों है, ठीक है। तो आज का तो ये सेगमेंट हो गया लगभग कंप्लीट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
हमेशा की तरह। सो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल इट्स पेरेंट्स इज नोन एज, बताइए जो एक टेंडेंसी है आपके पास किसी भी ऑफस्प्रिंग की टू रिजेंबल टू इट्स पेरेंट इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पासिंग ऑफ ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, देखो द पासिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। सो ये जो पासिंग ऑन होता है of the characteristics from one generation to another generation is basically known as what, is basically known as heredity। अब बहुत से लोग इसमें से बोलेंगे मैम इनहेरिटेंस, तो बेटा यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट में बोलते कि यहाँ पे ऑफस्प्रिंग और पेरेंट की रिजेम्बलेंस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग ने लिया है अपने पेरेंट्स से, जब इस टाइप का स्टेटमेंट होता तब इनहेरिटेंस होता। बेटा यहाँ पे हमारे पास देखो ना रिजेम्बलेंस भी है, मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इन जेज। अब देखो अल्टरनेट फॉर्म की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आइए देखो ये एक पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज बेसिकली एलिल्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या होता है बेटा, जीन किससे बना है, एलिल से बना है। अब वो सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। द सेम थिंग गोज विथ व्हाट, द सेम थिंग गोज विथ द एलिल ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के पता चल गया होगा इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज द एलिल, एलिल इज द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। क्या होता है बेटा, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या है, which represents excuse me, which represents a pair of contrasting pair। देखिए और बताइए, देखिए और बताइए बेटा, which term represents a pair of contrasting characters, किसे बोलेंगे, that which pair basically which terms represents the contrasting characteristics, बताइए, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ठीक है। अब देखो contrasting characters, which pair represents हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन बेसिकली हमें क्या बताती है, आपके पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बताती है। सो विद दिस वी आर डन विथ आवर टुडेज सेशन। आई होप सो कि आपको बहुत सी नई चीज़ों के बारे में पता चला होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, हम लोग मिलते हैं जल्दी ही, तो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।